नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धूमकेतु की या उच्छल तारे की। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर के जरिए या टेलीविजन पर हमें दो चर्चित धूमकेतु देखने मिल रहे हैं। पहला है एटलस और दूसरा है स्वान। इनके विषय में कहा जा रहा है कि ये दोनों ही धूमकेतु हमें नग्न आंखों से देखने को मिलेंगे। हालांकि एटलस धूमकेतु के विषय में वैज्ञानिक पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंतु स्वान धूमकेतु के विषय में कहा जा रहा है कि यह 13 मई को हमें नग्न आंखों से देखने को मिलेगा। ऐसे में मैंने यह वीडियो बनाया है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे धूमकेतु है क्या, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी पूंछ का निर्माण कैसे होता है, ये पृथ्वी के आसपास कक्षाओं में आखिरकार आते कहां से हैं, और उसके बाद हम एटलस और स्वान धूमकेतु की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं धूमकेतु क्या है। तो धूमकेतु ऐसे खगोलीय निकाय हैं जो ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कुछ विशेष तरह की चट्टानों, बर्फ, गैस और धूल से मिलकर बनते हैं। हालांकि धूमकेतु का द्रव्यमान काफी कम होता है, किंतु आकार में ये अत्यधिक बड़े होते हैं। द्रव्यमान कम होने की वजह से धूमकेतु का गुरुत्वाकर्षण भी काफी कम होता है, और गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण ये गोल आकार धारण नहीं कर सकते। तो गोल आकार धारण नहीं कर सकते तो इनकी आकृति आखिरकार कैसी होती है? तो दोस्तों, इनकी आकृति ना तो गोलाकार होती है और ना ही ये कोई विशेष आकृति लिए हुए होते हैं, यानी इनका आकार अनिश्चित होता है। दोस्तों, इनका समस्त द्रव्यमान इनके केंद्र में ही होता है, और इनका केंद्र इनकी नाभि कहलाता है, यानी इनका सारा का सारा द्रव्यमान इनकी नाभि में ही होता है। धूमकेतु की नाभि के आसपास गैस और धूल के बादल होते हैं, और नाभि के आसपास पाए जाने वाले गैस और धूल के इन बादलों को कोमा कहा जाता है। दोस्तों, जैसे हम देख चुके हैं कि धूमकेतु में कई तरह तरह की गैसें होती हैं। धूमकेतु के नाभि और केंद्र में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें प्रमुख गैसें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। गैसों के अतिरिक्त धूमकेतु में कार्बनिक यौगिक जैसे मीथेनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल, ईथेन एवं लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन और एमिनो अम्ल जैसे जटिल अणु भी हमें धूमकेतु के नाभिक और केंद्र में मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार ये धूमकेतु आते कहां से। तो दोस्तों, ऐसे दो स्थान हैं जिन्हें हम धूमकेतु का उत्पत्ति स्थल मानते हैं। पहला कुइपर बेल्ट, या जिसे हम कुइपर घेरा कहते हैं, और दूसरा ऑर्ट बादल या ऑर्ट क्लाउड। ये दोनों ही स्थान धूमकेतु के उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुइपर बेल्ट की। तो कुइपर बेल्ट सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में ठीक उसी तरह से पाया जाता है जैसे मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अर्थात यह सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में एक बृहद पट्टी के रूप में पाया जाता है, लेकिन यह पट्टी क्षुद्र ग्रहों की तुलना में अत्यधिक बड़ी होती है। कुइपर बेल्ट से निकलने वाले धूमकेतु की कक्षाएं 200 सालों से कम अवधि वाली होती है, यानी कुइपर बेल्ट से चलकर जो भी धूमकेतु पृथ्वी तक पहुंचते हैं, वे सभी धूमकेतु पृथ्वी से 200 सालों में एक बार अवश्य दिखाई देते हैं। यानी इनकी जो अवधि होती है वह 200 सालों से कम होती है, और इसीलिए यह प्रत्येक 200 वर्ष की अवधि में कम से कम एक बार तो पृथ्वी से दिखाई देते ही देते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑर्ट क्लाउड या ऑर्ट बादल की। तो ऑर्ट क्लाउड भी कुइपर बेल्ट की ही भांति धूमकेतु के
निवास स्थान है, यानी यहाँ पर भी अरबों की संख्या में धूमकेतु पाए जाते हैं। ऑड क्लाउड सूर्य से लगभग 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी पृथ्वी के मुकाबले ऑड क्लाउड सूर्य से 50,000 गुना अधिक दूरी पर है। सामान्यतः ऐसे धूमकेतु जिनकी कक्षाएं 200 वर्षों से अधिक होती हैं, वे सभी ऑड क्लाउड से ही आते हैं। तो यह माना जाता है कि ऑड क्लाउड से आने वाले धूमकेतु की कक्षाएं परवलयाकार या अति परवलयाकार होती हैं। इसी वजह से ये ऐसे धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाकर हमेशा के लिए सौरमंडल से बाहर चले जाते हैं और हो सकता है ये अपनी जीवन काल में पृथ्वी से केवल एक ही बार दिखाई दे। कुइपर बेल्ट या ऑर्ट बादल से निकलने वाला कोई भी धूमकेतु जब सूर्य की तरफ तेजी से बढ़ता है और जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आता है तो सौर विकिरण के प्रभाव से इसकी नाभि में स्थित बर्फ और गैसों का वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके चलते कोमा का आकार नाभि के पीछे करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैलने लगता है और इस तरह से धूमकेतु की नाभि के पीछे एक लंबी पूंछ का निर्माण होता है। और इसीलिए तो धूमकेतु को पुच्छल तारे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी नाभि के पीछे एक लंबी पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो इनमें वाष्पीकरण बढ़ता जाता है और इनकी पूंछ लंबी होती जाती है। सौर हवा की वजह से यह पूंछ सूर्य की उल्टी दिशा में होती है और जब धूमकेतु सूर्य के अधिक नजदीक पहुंचते हैं तो कई बार यह पूंछ समाप्त भी हो जाती है। ऐसे में यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि संबंधित निकाय धूमकेतु है या क्षुद्रग्रह है। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि धूमकेतु का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन विस्तार की दृष्टि से हमारे द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा धूमकेतु है हैली। यह पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष के बाद नग्न आंखों से देखा जा सकने वाला धूमकेतु है। इसकी खोज इंग्लैंड के खगोलविद हैली एंडमन ने वर्ष 1682 में की थी। अंतिम बार इसे पृथ्वी से वर्ष 1986 में देखा गया था और अगले बार यह आशा की जा रही है कि इसे पृथ्वी से वर्ष 2061 में देखा जा सकेगा। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं एटलस और स्वान धूमकेतु की। इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटलस धूमकेतु की। दोस्तों, एटलस धूमकेतु को पिछले वर्ष 19 दिसंबर को नासा यानी अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी के द्वारा खोजा गया था। इसे नासा के हबल टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। एटलस एक चमकीला और खूबसूरत धूमकेतु है। मार्च 2020 में वैज्ञानिकों का यह मानना था कि मई 2020 के अंत तक इसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकेगा। यानी आरंभ में यह इतना चमकीला था कि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मई के अंत तक इसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकेगा, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि इसका अंत बेहद ही निराशाजनक रहा। अप्रैल के अंतिम महीने में हबल टेलीस्कोप ने इसकी जो तस्वीरें ली, उसमें वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यह कई खंडों में विभक्त हो गया है। सामान्यतः धूमकेतुओं के साथ ऐसा नहीं होता, यह धूमकेतु का व्यवहार नहीं है, किंतु फिर भी एटलस धूमकेतु कई खंडों में विभक्त हो चुका है और वैज्ञानिकों ने देखा कि यह धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है। हालांकि आगामी 23 मई को एटलस पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। 23 मई को यह पृथ्वी से लगभग 11.6 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा। निरंतर चमक के खोने की वजह से वैज्ञानिक अब पूर्णतः आश्वस्त नहीं है कि इसे 23 मई को किस तरह से देखा जा सकेगा। 23 मई को इसका नजारा कैसा होगा? क्या 23 मई को इसे नग्न आंखों से देखा जा सकेगा अथवा नहीं, या 23 मई को यह एक रोशनी के रूप में दिखाई देगा या अलग अलग कुछ रोशनी के रूप में दिखाई देगा? वैज्ञानिक अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। खगोलविदों ने यह अंदेशा लगाया है कि हो सकता है यह एक रोशनी के रूप में दिखाई दे या हो सकता है यह अलग अलग खंडों के रूप में दिखाई दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है। एटलस के अलावा एक और धूमकेतु है जो
सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो 13 मई को पृथ्वी से स्पष्टतः नग्न आंखों से देखा जा सकेगा। और यह धूमकेतु है स्वान। स्वान धूमकेतु को इसी वर्ष यानी 2020 में 25 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खगोल शास्त्री माइकल मैडियाजो ने सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वर अंतरिक्ष यान के स्वान नामक कैमरे से खोजा था और इसी वजह से इसका नाम भी रखा गया स्वान धूमकेतु। दोस्तों, स्वान एक बेहद ही सुंदर खूबसूरत धूमकेतु होगा जिसकी नाभि हरे रंग की और पूंछ नीले रंग की होगी। यह 13 मई को पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। 13 मई को यह पृथ्वी से करीब 7.5 करोड़ मील की दूरी से गुजरेगा। इस समय यह दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। हालांकि मई के अंतिम महीने तक इसे उत्तरी गोलार्ध से भी स्पष्टतः देखा जा सकेगा। खगोल शास्त्री डेमियन पीच ने स्वान के विषय में कहा है कि पिछले कुछ दशकों में यह नग्न आंखों से देखा जा सकने वाला अब तक का सबसे खूबसूरत धूमकेतु होगा। इसकी सुंदरता को देखते हुए इसकी तुलना वर्ष 1996 और 97 में दिखाई देने वाले हेल-बॉब धूमकेतु से की जा रही है। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि हब्बल टेलीस्कोप को अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने किसकी मदद से और कब अंतरिक्ष में स्थापित किया था।